बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। काफ़ी अरसे के बाद इस तरह हमारी विजुअली मीटिंग हो रही है। स्पेशली आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का रिसेंट आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा। हमने यूट्यूब पे अपडेट भी किया था जो हमारे पास अपडेट आई थी रिज़ल्ट के बारे में और इस रिज़ल्ट के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो सब इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के एस्पिरेंट्स के माइंड में। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो फ़ौरन से आता है कि जी पहले एफपीएससी ने सिलेबस अनाउंस नहीं किया था, सॉरी जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इसके बारे में कोई इंडिकेट नहीं किया था, तो अब ये टेस्ट क्यों शामिल कर लिया गया है। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन, ये तो एफपीएससी की डिस्क्रेशन है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। एफपीएससी जहाँ पे ये देखेगा कि मुझे मज़ीद स्क्रूटनी चाहिए या जो मेरे पास एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको फ्यूचर में जो एम्प्लॉयमेंट या जो उनको डेजिग्नेशन दी जा रही है, उनको जो रोल एंड टास्क मिलेगा उसमें कितना इंडिविजुअली सेल्फ कंटेंट एक उसको ऑफिस मिलेगा, दूसरे नंबर पे उसको कितना चीज़ों को एक्चुअलाइज करने के लिए राइटिंग स्किल वगैरह की ज़रूरत है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि एफपीएससी ने जो प्रोसीजर में चीज़ डाली है हम उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। तो जो रिज़ल्ट की दूसरे नंबर पे जो बेस है कि मेरिट कहाँ पे बना, रिज़ल्ट कैसे बना और अब कैसे, तो जो आपका रिज़ल्ट है उसमें डेफिनेटली लिखा हुआ है 1:10। 1:10 का मतलब ये है कि 492 सीटें थी, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें तो ये कितने बन जाते हैं 4920, यानी कि इतने लोग टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। अब तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है कि जी मेरिट कहाँ पे बना, मेरिट कैसे बना और कहाँ पे बन रहा है। तो देखें इसका अलग से है। ओपन मेरिट पे अगर लेट्स सपोज लोग थे, सीटें थी 20 और मल्टीप्लाई उनको 10 जो करेंगे तो ये 200, जो पूरे पाकिस्तान के जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे उनका जब रिज़ल्ट कंपाइल करके उसको सॉर्ट करेंगे कि किसके ज़्यादा नंबर थे, तो ऊपर वाले 200 जो हैं वो ओपन मेरिट के अगेंस्ट उठा लिए जाएंगे। अब आ जाएगा प्रोविंशियल, जो प्रोविंस अब पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, तो जितनी उसकी सीटें होंगी, लेट्स सपोज उसकी सीटें थी 20 एक प्रोविंशियल, या हम कह लेते हैं जी 50 थी सिंध की। सिंध की अगर 50 सीटें हैं, सॉरी लाइट चली गई, बैक एंड पे आपको शायद विजुअल ना नज़र आ रहा हो, तो 50 सीटें अगर सिंध की हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये कितने हो गए 500। अब 500 लोग और अप्लाई करने वाले कितने थे 5000। हम अज्यूम कर लेते हैं कि सिंध के 5000 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए। अब जो उनमें टॉप पे 500 होंगे और टॉप पे जो 500 में जो आखिरी 500वां जो बंदा होगा उसके लेट्स सपोज 75 हैं, तो वो 75 पे मेरिट बन जाएगा सिंध का। और अगर हम बलूचिस्तान की बात कर लें तो इसी तरीके से अगर उनकी 20 सीटें हैं मल्टीप्लाई बाय 10, 200 उन्होंने क्वालिफाई करना था और 8000 बंदा था जिसने अप्लाई किया, हम अज्यूम कर रहे हैं। और जो टॉप वाला बंदा था उसके लेट्स सपोज हो जाएं 57, यानी कि जो ऊपर टॉप वाले 200 हम उठाएं तो जो 200वां बंदा होगा, पहले वाले के 99 थे, दूसरे के 90 थे, 80 थे, 85 थे, 75 थे, कैरी ऑन करते जाएं और आखिरी जो 200 नंबर सीरियल नंबर पे बंदा होगा मेरिट वाइज उसके थे 57 मार्क्स। तो इट्स मीन कि उसका मेरिट जो बलूचिस्तान का बना वो 57 पे बन गया। तो इस तरीके से जो है वो मेरिट बनता है। अच्छा, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास फर्दर क्यूरी कि अब जो है इसके टेस्ट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है या नहीं। तो डेफिनेटली टेस्ट को क्वालिफाई करना बहुत लाजमी है। इसके लिए तो आप सोचें ही ना कि आप इस चीज़ को जो है वो स्किप कर सकते हैं या लाइट ले सकते हैं। छठे नंबर पे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इसकी इम्पॉर्टेंस, कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो डेफिनेटली जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ एफपीएससी कंडक्ट कर रहा है, जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, पैनल होगा और उसमें जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा तो उसमें एक इसका इम्पैक्ट भी होता है। लेट्स सपोज आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में होते हैं 80 मार्क्स, आपको नहीं पता एक्चुअली कितने थे, अगर उसकी जो एफपीएससी ने अपडेट किया था तो आपने डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस को मार्क किया होगा कि कितने आपके आ रहे हैं। अगर लेट्स सपोज उसमें थे आपके 80 मार्क्स और अल्हम्दुलिल्लाह हार्वर्ड एकेडमी के काफ़ी जो हमारे एस्पिरेंट्स थे 80 प्लस थे, तो किसी के अगर हम अज्यूम कर लेते हैं 80 मार्क्स थे और यहाँ पे वो ले लेता है जी 45,
इट्स मीन कि उसका ये इंप्रेशन चला जाएगा कि इसकी राइटिंग स्किल वीक है, नॉलेज ठीक है। राइटिंग स्किल वीक है और नॉलेज ठीक है। अब आगे चल के जब आपको क्रॉसपॉन्डेंस करनी है तो नॉलेज के साथ साथ आपको राइटिंग स्किल की भी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। अगर यहाँ पे आपके 80 मार्क्स थे और यहाँ पे भी आपके राइटिंग में 80, डिस्क्रिप्टिव में भी 80 आ गए, एमसीक्यूज में भी आपके 80 आ गए, तो डेफिनेटली अगर 200 का इंटरव्यू के मार्क्स हैं तो 160 के करीब आपको नंबर मिल जाएंगे। 160 अगर नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं और 240 प्लस 80 जो हो जाएंगे, 320 तकरीबन नंबर बनते हैं आउट ऑफ ये 200 और ये 400 में से अगर किसी के 320 मार्क्स बन रहे हैं, इट्स मीन कि वो टॉप मेरिट में कहीं ना कहीं जगह बना रहा है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जब टॉप वाली पोजीशन पे आप होते हैं, जब लेटर ऑन आपकी प्रमोशन होती है, तो जो टॉप वाले लोग होते हैं उनको ही पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो क्वालिफाई पहले करते हैं। तो ये बात हो गई इसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से। अब आ जाता है कि जी 7वें नंबर पे कि इसका सिलेबस क्या है। 7वें नंबर पे सिलेबस की बात करें तो एक सोशल मीडिया पे चीज़ सर्कुलेट कर रही है जिसमें FBR के फंक्शंस हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी भी हमने पढ़े थे। HRM है, ये सब्जेक्ट थोड़ा क्रिटिकल होगा कि थ्योरी बहुत है और इसमें क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं। HRM है और उसके बाद FM है, फिनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि जिनकी जो बैकग्राउंड है उन्होंने FM HRM वगैरह नहीं पढ़ी, उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान आपने नहीं होना। जिस तरीके से हमने देखा कि किसी ने BSc मैथमेटिक्स किया हुआ था तो वो भी हमारे लोग टेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं। तो वजह क्या है कि जब आपके लेक्चर्स में इतनी कम्प्रीहेंसिवली आपको एक नए सब्जेक्ट के तौर पे सारी चीज़ें बेसिक से लेके पढ़ाई जाएं तो आपको वो ग्रिप करना प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम इन लेक्चर्स को भी इसी तरीके से गो थ्रू करेंगे। खैर वो हमारी स्ट्रेटजी में आगे चल के हम बात उस पर भी कर देते हैं। अब यहाँ पे सिलेबस हमारा जो सर्कुलेट हो रहा है, हम उसको लेट्स सपोज स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? फिस्कल पॉलिसी को ज़्यादा फोकस पहले कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को भी, सब्जेक्ट्स को भी हम लेके चलेंगे। लेकिन अगर कोई चेंज आएगी तो हम इसी कोर्स में ही आपको अकोमोडेट करके जो चीज़ चेंजेस आएंगी आपके सिलेबस में वो हम अकॉर्डिंगली कवर करेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी तो आपको फ़ायदा देगी ही देगी। जब आपके रिटन टेस्ट होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं, बीइंग एक फाइनेंस का एरिया, डेफिनेटली FBR एक फाइनेंस का एरिया है जिसमें टैक्स कलेक्शन होती है, तो आपको फिस्कल पॉलिसी के साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको रेफ़र करना पड़ेंगी। तो हमारा ये ऐसा टॉपिक जो हमें किसी तरह से भी नुकसान नहीं देगा और हम यानी कि टाइम वेस्ट होगा तो नुकसान ही हो गया। तो हम ऐसी चीज़ें करेंगे जो हमें टेस्ट की तैयारी से पहले ज़रूरी है कि वो कवर करें। और दूसरे नंबर पे फर्दर जो है, अगर सिलेबस में कुछ चेंजेस आती है तो हमने एक चेंज करना है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल इंशाल्लाह जो है हर एकेडमी की अपनी ट्राई होती है कि वो अपने, या जो टीचर होता है उसकी अपनी एक कोशिश होती है कि उसके जो एस्पिरेंट्स हैं, उम्मीद जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करें। तो इस ज़मन में हम देखेंगे कि जो राइटिंग स्किल हमने आपकी कैसे इन्हांस करनी है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास एक टॉपिक में नॉलेज है लेकिन आपको टाइम की डिवीजन भी वहाँ पे करनी होती है, 3 घंटे आपने प्रोडक्टिवली कंज्यूम करने होते हैं पेपर में बैठ के, तो आपने इस तरीके से राइटिंग करनी होती है कि जो आई कैचिंग चीज़ हो, जो आपका पेपर मार्क करे, वो मजबूर हो जाए कि आपको 80 तक मार्क्स दे। यानी कि आपके किसी क्वेश्चन में वो पेपर में से मार्क्स काटना चाहे तो उसके पास कोई जवाब ना हो कि यहाँ से मार्क्स कटें। तो सिर्फ ये है कि मतलब अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 1-2 नंबर वो काट ले, तो आप आराम से 80 प्लस उसमें फिर नंबर ले सकेंगे। लेकिन ये जो हमारी राइटिंग स्किल की एक होगी, प्रैक्टिस होगी, इसमें क्या क्या चीज़ कंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ एक्सक्लूड करनी है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब आप कैसे लेके चलते हैं। वो एक पूरा एक हमारा एक लेक्चर्स की सीरीज़ कोई मेरे ख्याल में कोई 10, 12, 14 लेक्चर उस पर हमें बनेंगे। लेकिन ये हमारा जो आपके कोर्स होगा इसमें हम ऐड करेंगे। अब देखें वास्ट एरिया पे एक इसका सिलेबस की अगर बात करें, HRM कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। FM की बात करें तो इतना आसान भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप उसको लाइट लें। हाँ, जिसने FM पढ़ा हुआ है तो भी उसको रिवीजन की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे कंसेप्ट बनाने के लिए ज़रूरी है, हालांकि आपका ये रिटन में टेस्ट होगा
तो रिटर्न की भी एट द एंड ऑफ द कोर्स जब आप लोगों के टेस्ट करीब आएंगे, हम आप लोगों के एक अलग से एक एक्टिविटी जनरेट करेंगे जिसमें आपके रिटर्न टेस्ट हम लें भी और उनको मार्क करके आपको वीक एरियाज़ की हाईलाइट भी करें। चलें, ये तो हो गई हमारी एंड पे एक्टिविटी, लेकिन हमें कंसेप्चुअली सब्जेक्ट्स को जो भी हमारा पार्ट में शामिल होगा, एक तो राइटिंग स्किल उसके लिए बहुत क्रूशल है नॉलेज के साथ साथ, लेकिन नॉलेज की अगर हम बात करें तो हम उनकी एमसीक्यूज बेस्ड भी कुछ क्विजेज़ वगैरह कंडक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप एक स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं एमसीक्यूज बेस्ड जो आपके पास हिंट होता है उसको अटेम्प्ट करने के लिए, तब जाके आपकी कई सारी क्यूरीज सॉल्व होती हैं। तो जो राइटिंग स्किल है और जो नॉलेज का रिटर्न आप डिस्प्ले करेंगे, वो तो हम आपका टेस्ट एट द एंड ऑफ द टाइम जब आपके टेस्ट स्केड्यूल होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली एक यह भी क्वेश्चन आ रहा था कि टेस्ट कब कंडक्ट होंगे, तो ये अक्टूबर मिड से लेके नवंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका टेस्ट होगा। टेस्ट की डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है। दूसरे नंबर पे आपको फर्दर जो है, दूसरा तो नहीं, खैर नंबर तो काफ़ी सारे हो गए, जो चीज़ होती है कि ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया क्यों जाता है तो लिया इसलिए जाता है, मैंने पहले भी आपको शायद शुरू में थोड़ा सा हिंट दिया था, तो अब ज़्यादा डिटेल से बताता हूँ कि जब आप एक कंप्लीट अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं और आपने ऑफिस टू ऑफिस या क्लाइंट्स के साथ या टैक्स पेयर के साथ क्रॉसपॉन्डेंस करनी होती है, तो जब क्रॉसपॉन्डेंस करते हैं तो उसमें कई सारे जो लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम आता है, उनकी रिटर्न स्किल इतनी अच्छी नहीं होती, जो वो कम्युनिकेट करना चाहते होते हैं वो करते नहीं हैं। और चेन में जो ज़ाहिर बात एक CSPs होते हैं, जो कैडर के ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये बड़ा एक ग्रां चीज़ गुजरती है कि एक्स कैडर के लोग इतने एजुकेशन भी रखते हैं लेकिन वो सही तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, जो चीज़ कन्वे करनी चाहिए, जो राइटिंग होनी चाहिए वो नहीं होती। एक पब्लिक ऑफिस से जो भी लेटर इशू हो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों, जो वो कहना चाहे वो बंदा पिक ना कर रहा हो, तो इससे बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं, उसका ऑफिस, उसकी ड्यूटीज़, उसकी परफॉर्मेंस, हर चीज़ अंडर क्वेश्चन चली जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम था जो FPSC को कम्युनिकेट किया गया था कि जितने भी आप अफसर रिक्रूट कर रहे हैं उनमें राइटिंग स्किल की बड़ी एक डेफिशिएंसी है, वो सही तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक अगेन बताता चलूँ कि हमें यहाँ पे, मैं बल्कि इसको नोट भी कर लेता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर की भी हम जो है इसमें कुछ ऐड करेंगे, ताकि जब आप राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश ग्रामर की बहुत छोटी छोटी गलतियाँ आपकी ना हो। तो उसमें हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़, कुछ लेसन्स ऐड कर देंगे जिससे आप, जैसा कि टेंसेस में मिस्टेक होती है या कुछ ऐसे अल्फाज हम डाल देंगे जो वोकैबलरी आपके पास लाजमी तौर पे होनी चाहिए, मतलब 200-250-300 वर्ड्स कुछ ऐसे जो एट द एनी टाइम आपको जो है वो उसकी स्किल होनी चाहिए कि उनको वर्ड्स को कैसे हमने यूज़ करना, और स्पेशली वो टैक्स के रेलिवेंट जो टर्म्स हैं उनको भी हम इंक्लूड कर देंगे। क्यों, अल्टीमेटली जब आप पेपर में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी राइटिंग स्किल वहाँ पे शो होनी चाहिए कि इस बंदे को तो टैक्स में टैक्स डिपार्टमेंट में आने से पहले ही टैक्स का ठीक ठाक पता है, तो वो बहुत एक अच्छा इंप्रेशन देगा। डेफिनेटली आपके पेपर कहीं ऐसी जगह पर ही मार्क होंगे जो इस एरिया का एक्सपर्ट होगा, इन चीज़ों को समझता होगा। तो ये वो क्वेश्चन थे जो नॉर्मली एक एस्पिरेंट्स के माइंड में आते हैं और जिनको हमने एड्रेस करना था। साथ में आपको बताते चलें कि ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ये एट द जो बजाय इसके कि हम डिले करते रहें, जिस तरीके से, जिस रिदम से हम लोगों ने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के MCQ पैटर्न जो स्क्रीनिंग टेस्ट था उसकी तैयारी की थी, आप लोगों ने एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया था, इसी तरीके से, इसी जज्बे से हमने इसको लेके चलना है। और आज से ही हम इसका जो है वो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, और जो हमें लगता है कि ये ज़रूरी चीज़ है, इसको पढ़ने से हमें कोई नुकसान नहीं, जैसे कि राइटिंग स्किल है, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो छोटी मोटी हैं हमने जिनको शामिल करना है अपने कोर्स में, उनको हम इनिशिएट कर देंगे। और आपने भी उनको फोकस पहले करना है, जैसा कि इंग्लिश हो गई, या फिर इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के जो टेंसेस वगैरह, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, उनको हम कर लेंगे। साथ में कुछ पैराग्राफ हम ऐड कर देंगे जिसमें आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी अपने इस राइटिंग स्किल को इन्हेंस करने में। और साथ में जो राइटिंग स्किल पे हमने बात की थी कि आप अपनी राइटिंग स्किल कैसे इन्हेंस करेंगे, एक जो ऐसे लिखना है, एक क्वेश्चन भी एक ऐसे टाइप ही होता है, उसके अंदर एक कहानी होती है, वो कहानी को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अंदर खूबसूरत उसको बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए कैसे कैसे कर सकते हैं। और कुछ ऐसे टिप्स होंगे जो मैं आपको अपने कोर्स में ही बताऊंगा, जो हमारे एस्पिरेंट्स उनको समझ के, अगर लेट्स सपोज पेपर में उनको 40% तक भी तैयारी है तो 80% तक मार्क्स कैसे वो ले सकते हैं। ये कुछ टिप्स होते हैं जो हमें किसी न किसी जगह पे कुछ चीज़ों को तरीके से लेके चलें तो वो बड़ी कवर हो जाती है हमारे वीक
एरियाज़ को कवर कर लेती हैं। तो साथ में आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी जो है वो ऑनलाइन हमारा जो कोर्स होगा ये लेक्चर्स बेस्ड होगा, जहाँ पे हमें ज़रूरी लगेगा क्विज़ डालेंगे, जहाँ पे हमें ज़रूरी लगेगा कोई एक्टिविटी आपके लिए जनरेट करनी चाहिए राइटिंग की, तो वो भी हम करेंगे। और हमने अल्टीमेटली आपके अंदर ये स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, इंग्लिश ग्रामर का मसला, इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनके सब्जेक्ट्स की जो एक कैपेबिलिटी स्किल, और इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अच्छे मार्क्स ले सकें, क्योंकि इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेंगे तो आपका डेफिनेटली मेरिट में ऊपर जाएंगे, और जब आपका कैरियर चलेगा तो आपको जब भी मौका मिलेगा तो प्रमोशन में आप टॉप टियर पे होंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। टॉप टियर पे अगर फ़र्ज़ किया पहले 10 में नहीं भी आते तो पहले 100 में भी आ जाएंगे, तो डेफिनेटली जो पिछले 300 होंगे, 10-12 जब सीटें आती हैं और 10-12 लोगों की प्रमोशन होती है तो फिर बंदे को फील होता है कि मेरी भी प्रमोशन हो जानी चाहिए थी। तो आज ही आपके पास टाइम है। हार्वर्ड एकेडमी बहुत एक कॉस्ट इफेक्टिव आपको पैकेज देती है जिससे आपके लिए कोई बर्डन नहीं, और हमारे एस्पिरेंट्स बड़ी खुशी से इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो मैं अगेन उनको थैंक्स भी करता हूँ कि देखिए हमने एक डायरेक्शन दी थी, कोशिश आप लोगों ने की, मेहनत आप लोगों ने की। टीचर ज़रूर मेहनत करता है किसी ना किसी तरीके से, वो हर एक का अपना एक एंगल होता है, लेके चलता है। मेरा एक अपना तरीक़ाकार है, गवर्नमेंट सर्विसेज में टेस्ट देने के बाद बंदे को आइडिया होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे हमारे जो टेस्ट हैं इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू समेत कई सारे जो टेस्ट हैं वो आसानी से क्वालिफाई करना कोई मसला नहीं होता। बात ही होती है कि आप उसको तरीके से लेके चलें। तो हर टीचर की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है, तो हमारी स्ट्रेटजी भी यही होती है, और डेफिनेटली वो वर्क भी की। हमने कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं की, एक लेक्चर में या 20 लेक्चर में कोर्स को कवर अप नहीं किया, बल्कि सैकड़ों में लेक्चर थे, 200-300 के करीब हमारे लेक्चर बने थे, और जिन्होंने गो थ्रू किया था वो देखें आज आसानी से टेस्ट को क्वालिफाई कर। हमने सिलेबस को गो थ्रू करना होता है, जो भी हमारे सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी आएंगे हमने उसकी किसी चीज़ को नहीं छोड़ना। कहीं से भी टॉपिक आ जाए आपका पेन बिल्कुल रुकेगा नहीं, इंशाल्लाह हमने चीज़ों को ऐसे लेके चलना है। तो बात ज़्यादा लंबी हो रही है, इंशाल्लाह बाकी भी आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो आप इसमें कमेंट्स में कर सकते हैं। बाकी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं उनके भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और फेसबुक का ग्रुप का जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बाकी आप इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कई सारी जॉब्स की नोटिफिकेशन होती हैं, बाकी अपडेट्स होती हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप हमें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, हमारे चैनल को अप्रिशिएट भी करते हैं। थैंक्स फॉर योर वर्ड्स। और डेफिनेटली मेहनत तो वही है जो आप लोगों को ही करनी होती है, टीचर तो सिर्फ एक गाइड कर सकता है। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बाकी भी जो आपके कोई क्वेश्चन ऐसा जो रह गया हो मैं जिसका आंसर नहीं कर सका तो हम उसका भी आंसर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।